अर्धशैल विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। मेरे पास में ZnSO4 का सॉल्यूशन है और उसमें जिंक की छड़ है, ठीक है। उधर कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर की छड़ है। अब यहाँ पर बात करें कि ZnSO4 यदि 100 है तो यहाँ पर कल बात करी थी अपन ने Zn+2 भी कितने होंगे 100 और SO4-2 भी 100, SO4-2 भी 100, ठीक है। ये तो बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ Zn+2 है और यहाँ SO4-2 है, दोनों की संख्या 100 है, अभी पर्याप्त मात्रा में है, ये भी 100 है और ये भी 100 है। अब होता क्या है, यहाँ से जिंक की छड़ से एक जिंक आता है और उस जिंक ने ऑक्सीकरण किया और Zn+2 बना देता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक की छड़ पे जाके कॉपर की छड़ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। पर ये Zn+2 जो बचता है वो कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है, विलयन में चला जाता है। पहले जहाँ Zn+2 की संख्या 100 थी, अब एक इसमें और ऐड हो गया और एक और ऐड हो गया तो कितनी संख्या हो गई 101, ठीक है। वापस दूसरा Zn आता है और दूसरा Zn आता है, वो भी Zn+2 बनाता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छड़ के माध्यम से जो है कॉपर की छड़ तक चले जाएंगे और ये Zn+2 विलयन में चला जाएगा। अब यहाँ पर संख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है 102। किसकी संख्या 102 हो रही है, और आप कह रहे हैं कि Zn+2 अर्थात धनावेश की मात्रा बढ़ रही है, अर्थात विलयन में जो है ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, धनावेश। क्या हो जाएगा भैया, धनावेश। मतलब विलयन में धीरे धीरे 102 से 103, 104 अर्थात धनावेश की संख्या बढ़ रही है। इसकी मात्रा बढ़ रही है, धनावेश की मात्रा बढ़ रही है। आपको पता है कि एक जो है अपन लंदन बल्ब पढ़ते तो अपन कहते हैं द्विध्रुव जो है वो प्रेरित कर देता है द्विध्रुव, अर्थात ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो है वो क्या जो हो जाएगा, नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गए थे और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर कौन सा आवेश आने लग जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अर्थात धन आवेश जो है वो नेगेटिव को प्रेरित करने लग जाता है, अर्थात इस छड़ पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव, और छड़ पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया और इस जो है विलयन में पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। अर्थात क्या मैं कह सकता हूँ कि वैद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो गया, वैद्युत द्विस्तर, और द्विस्तर का मतलब धनायन या ऋणायन, ठीक है। एक छड़ ऋणायन हो गई और विलयन क्या हो गया, धनायन, अर्थात 2 आवेश उत्पन्न हो गए, और 2 आवेश उत्पन्न हो गए तो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर, क्योंकि इस छड़ के सापेक्ष ये विलयन धनावेशित हो गया, अर्थात यहाँ पर विभव ज़्यादा है और यहाँ पर विभव कम है, और विभव का अंतर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर। और इसी विभवांतर को यहाँ पर क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहूँगा, इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर जिंक जो है वो कहाँ किस में बदल रहा था, Zn, तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा इलेक्ट्रोड विभव होगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या होगा भैया, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। मेरे को किसी ने कहा कि भाई सर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn जो है वो Zn+2 में बदल रहा है और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2। ये वाला तो समझ में आ गया। इधर देखो, यहाँ भी कॉपर सल्फेट की सांद्रता मैं मान लेता हूँ 100 परमाणु। कितने परमाणु थे, 100, ठीक है। और आपको पता है कॉपर सल्फेट टूटता है कॉपर+2 और SO4 -2,
SO4 माइनस 2, ठीक है। SO4 यहाँ पर कॉपर +2 भी है और SO4 -2 भी है, और अभी इनकी संख्या, दोनों की संख्या कितनी है? 100। दोनों घूम रहे हैं 100। इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आए भैया? 2। इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। 2 इलेक्ट्रॉन आए, और दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? कॉपर +2 Cu+2। तो Cu+2, एक Cu+2 आया, उसने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए भैया? 2। और क्या बन गया? कॉपर Cu बन गया। और Cu बनते ही तो वो विलयन में रह नहीं सकता, तो वो छड़ पर एकत्रित हो गया। पहले जो कॉपर +2 थे 100, अब कितने हो गए भैया? 99। क्योंकि सर एक कॉपर +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर की छड़ पर चला गया। वापस इधर से 2 इलेक्ट्रॉन और आए, और 2 इलेक्ट्रॉन और आए, तो दूसरे वाले कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और किस में बदल गया भैया? कॉपर में। यही होगा। और 2 अब कितने रह गए भैया? 98। कितने रह गए? 98। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि विलयन में धीरे धीरे कॉपर +2 की संख्या घट रही है, और कॉपर +2 की संख्या घट रही तो किसकी ज़्यादा है? SO4 -2। और SO4 -2 पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अर्थात विलयन में नेगेटिव आवेश बढ़ गया है। पहले में दोनों 100 थे तो बराबर मामला था, अब कॉपर +2 कम हो गया है, तो अपने आप ही कौन बढ़ा हुआ हो गया भैया? SO4 -2। ठीक है, SO4 -2 की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, पर अपने आप ही कॉपर +2 कम होता गया, तो SO4 -2 उसके सापेक्ष क्या हो गया? ज़्यादा। उसके सापेक्ष क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार है जैसे A और B दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है, B लाइन अपने आप ही छोटी होती जा रही है, तो A अपने आप ही क्या हो रही है? बड़ी। वैसे ही कॉपर +2 की सांद्रता विलयन में धीरे धीरे घट रही है, तो अपने आप ही SO4 -2 की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। अर्थात विलयन जो हो गया वो ऋणावेशित हो गया। अर्थात विलयन क्या हो गया भैया? ऋणावेशित। और जब विलयन ऋणावेशित हो गया तो अपने आप ही इस धातु जो है वो क्या हो जाएगी? बोलो, धनावेशित। धातु क्या हो जाती है भैया? धनावेशित। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि यहाँ प्रेरित जो है द्विध्रुव चल रहा है। प्रेरित का मतलब एक ने आवेश ग्रहण कर लिया तो दूसरे पर भी आवेश लाएगा और दूसरे को प्रेरित करेगा। ठीक है, इस पे नेगेटिव है तो उसको किसके लिए प्रेरित करेगा? पॉजिटिव। तो अब जो अपने को पता है, इस जो है कॉपर की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया भैया? पॉजिटिव। और कॉपर की छड़ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होते ही मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सर वैद्युत द्विस्तर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? वैद्युत द्विस्तर का। और वैद्युत द्विस्तर का निर्माण होने से इसके विभवांतर में भी, अर्थात इनके विभव में भी क्या आ गया है? अंतर। ठीक है, अर्थात कॉपर की छड़ और यहाँ जो विलयन है उसके विभव में अंतर आ गया है, क्योंकि छड़ के सापेक्ष जो विलयन था वो नेगेटिव होने लग गया, और नेगेटिव होने के से ही उनके विभव में अंतर आने लग गया। और विभव में अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर। और विभवांतर जो है यहाँ पर विभवांतर किसके लिए है? इलेक्ट्रोड विभव। मुझे बताइए कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है? अपचयन। और अपचयन हो रहा तो नाम क्या लूंगा भैया? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ये तो आपको समझ में आ गया सारी बातें। अब मेरे को कोई कहे कि सर इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? सुनना, जब किसी धातु को उसी धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु को उसी धातु आयनों के विलयन में, धातु जिंक है तो मैंने किस में डुबोई भैया?
ZnSO4। धातु के धातु आयन सेम होने चाहिए। और कॉपर की छड़ को किस में डुबो रखा है भैया? कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन। जब किसी धातु को उसी धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। तो धातु इलेक्ट्रोड, यहाँ जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हुई है, और जबकि यहाँ जो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हुई है? धनावेशित। तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है सर कि धातु की जो छड़ है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हुई है या ऋणावेशित। तो परिभाषा सुनना, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। धातु एवं धातु आयनों के विलयन, ये तो धातु है और ये धातु आयनों का विलयन है। कॉपर की छड़, कॉपर धातु है और कॉपर +2 का विलयन, या मैं कह सकता हूँ कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो धातु आयनों का विलयन है। धातु एवं धातु आयनों के विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मतलब दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया, और विभवांतर उत्पन्न हो गया उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अब यदि विलयन में, ठीक है, या मैं कह सकता हूं धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे मैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहूंगा, और यदि अपचयन हो रहा तो उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहूंगा। समझ में आ गई? ठीक है, ये सारी बातें 100 वाली जो बातें हैं वो मैंने समझाने के लिए ली थी। कल अपन ने एक ट्रिक देखी थी, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। एनोड क्या होता है? देख रहे हो, जिंक की छड़ एनोड का काम करती है और वो क्या है भैया? नेगेटिव। तो कैथोड की, जो कॉपर की छड़ किसका काम करेगी? कैथोड का, और वो क्या होगी? पॉजिटिव। समझ में आ गया? पहले आप डायग्राम बना लो, फिर मैं इसके बारे में लिखा दूँ। एक शब्द और बोलूंगा अभी मैं, ठीक है, 1 मिनट सुनना। अभी शब्द एक तो मैंने बोला ऑक्सीकरण विभव तो हो ही गया, ठीक है। एक शब्द बोलूंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो शब्द लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जब अपन विभव का जो मापन है वो 1 एटीएम ताप, 298 केल्विन ताप और 1 मोल पर लीटर सांद्रता, और 1 मोल पर लीटर का मतलब उसकी मोलरता कितनी है? 1 पर विभव का मापन ज्ञात करते हैं तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक शब्द आता है मानक ताप दाब, मानक ताप दाब। उसी प्रकार यहाँ है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। परिभाषा सुनना, जब मानक परिस्थितियों में, और मानक परिस्थितियां कौन कौन सी है? दाब कितना होना चाहिए? 1 एटीएम। ताप कितना होना चाहिए? 298। और सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर पर इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाएगा या विभव का मापन किया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। लिखो जल्दी से। एक मिनट, ये 100 लिखने नहीं है, ठीक है, ये समझने के लिए है, ठीक है, कि कम कैसे हुई, ज्यादा कैसे हुई। और आप लिखना चाहो तो लिख लेना घर पे जो। अरे तार से जुड़े हुए हैं, बढ़ाओ दोनों।
फोन आ रहा है।